तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी। एंड अब तक हम देख चुके हैं कि व्हाट इज़ द करंट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी गोट हियर, ओके। या फिर ये जो हमारी डेफिनेशन है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा इवोल्यूशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, जो ग्रीक फिलोसफर थे ना वो कहते थे कि कहते क्या थे उन्होंने, मतलब स्टार्ट ही यहाँ से हुई है साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ सोल। साइकी का जो मतलब है ना, ग्रीक वर्ड है ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है, कि साइकी या फिर साइकोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ किस लैंग्वेज से आया है, ठीक है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आप याद रखें कि ग्रीक वर्ड है। इसका लिटरल मतलब इसका जेन्युइन मतलब सोल ही था। साइकी मतलब सोल। अगर ये पूछा जाए लिटरल मतलब क्या है, ठीक है, साइकी। लॉजी क्या होते हैं, लॉजी जहाँ पर भी ये वर्ड दिखे ना आपको, टू स्टडी, इसका मतलब होता है किसी बारे में पढ़ना, पढ़ाई करना, टू स्टडी। साइकोलॉजी टू स्टडी सोल और स्टडी ऑफ सोल, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो डेफिनेशन आई नेक्स्ट, ये डेफिनेशन क्यों आई इसके बारे में बात करेंगे, स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। उसके बाद अगली डेफिनेशन आई स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म जो स्कूल है हमारे, ठीक है। यहाँ से स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया साइकोलॉजी को। देन लास्ट में उसके बाद इवॉल्व होते होते हमारी होगी स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। नाउ साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ द सोल, ठीक है। जो ग्रीक फिलोसफर थे या फिर जो इंडियन जो हिस्ट्री है, यहाँ पे आत्मा के बारे में, सोल का लिटरल मतलब यहाँ पे आत्मा ही है, ठीक है, कि आत्मा की स्टडी है, ठीक है। क्या फोकस था यहाँ पे, नेचर ऑफ द सोल, मोरल, स्पिरिचुअल कंसर्न्स, ओके। जैसे कि प्लेटो ने बहुत सारा काम किया है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड सोक्रेट्स, तीन ऐसे ग्रीक फिलोसफर हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्लेटो के बारे में पूछे जाते हैं। इन्होंने सोल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है, ओके। रीजन के बारे में बताया, इमोशंस एंड डिज़ायर के बारे में बताया, सोल के रीजंस मतलब कैसे लॉजिकल हो सकती है सोल, इमोशनल सोल हो सकती है, डिज़ायरफुल सोल हो सकती है, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, उपनिषद से हमारे भगवद गीता है, ये सब सोल के बारे में, आत्मन के बारे में बात करते हैं, सेल्फ इंक्वायरी के बारे में बात करते हैं। तो अर्लियर जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने साइंस ऑफ सोल का साइकोलॉजी को, ठीक है, कोई सेपरेट फील्ड नहीं थी उस टाइम तक ये, ठीक है। नाउ इस जो डेफिनेशन है इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। डिस्कार्ड मतलब कि नकार दिया गया। क्यों? क्योंकि सोल टेंजेबल नहीं होती, ठीक है। डायरेक्टली इसको टेंजेबल का क्या मतलब है, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जैसे कि ये चीज़ इसको टच कर सकता हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्टली इसको सोल को हम देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट मेथड एप्लीकेबल नहीं है सोल के ऊपर, नो एक्सपेरिमेंट मेथड आर एप्लीकेबल, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है, कि हम साइकोलॉजी में हम सोल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद डेफिनेशन आई, ठीक है, मतलब कि कुछ अलग फिलोसफर आए, ठीक है, जैसे डेस्क्रेट्स, ठीक है, फिलोसफर्स हैं ये, ठीक है, रेने डेकार्ट्स हो गए, ठीक है, जॉन लॉके हो गए, ये सब फिलोसफर्स हैं, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। इन्होंने माइंड एंड बॉडी के बारे में बात करी। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड, ठीक है। उस टाइम तक हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, माइंड के बारे में भी हम उस टाइम तक पढ़ नहीं सकते थे। जो प्रॉब्लम सोल के साथ आ रही थी वही प्रॉब्लम माइंड के साथ भी आई, मतलब कि टच नहीं कर सकते हम उसको, पढ़ नहीं सकते माइंड को। आज के टाइम पे हम माइंड को पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ EEG, ठीक है, fMRI या फिर दूसरे हमारे पास मशीन्स होती हैं, MRI होगी, ठीक है, CT स्कैन हो गया, हाँ, पेट स्कैन हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम माइंड की जो फंक्शनिंग है उसको हम पढ़ाई कर सकते हैं आज, कि माइंड एक्चुअल में कैसे काम करता है। बट उस टाइम तक नहीं थी, ठीक है, 17 और 18 सेंचुरी में ऐसी कोई मशीन्स अवेलेबल नहीं थी। तो सेम जो प्रॉब्लम सोल के साथ आ रही थी वो प्रॉब्लम माइंड के साथ भी आई, ठीक है। अगेन इसको सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ा जा सकता, एक्सपेरिमेंटली नहीं पढ़ा जा सकता, आज पढ़ सकते हैं, पहले नहीं पढ़ सकते थे। तो इस डेफिनेशन को भी डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है, कि नहीं, साइकोलॉजी इज नॉट द साइंस ऑफ माइंड। उसके बाद आया स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, ठीक है, स्कूल हमारे एमर्ज हो गए, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट लैब आई। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट फ्यूचर में, ठीक है। तो
स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल आया, फंक्शनलिज्म स्कूल आया। स्ट्रक्चरलिज्म क्या करने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, फंक्शनलिज्म कॉन्शियसनेस के फंक्शन को। इन दोनों स्कूल ने कॉन्शियसनेस के ऊपर काम किया है, तो इन्होंने कहा साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, ये दोनों स्कूल इंट्रोस्पेक्शन का यूज कर रहे थे, और ये रहा आपका कल का टास्क। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको कल, ठीक है। अब दोनों स्कूल इंट्रोस्पेक्शन का यूज कर रहे थे। इंट्रोस्पेक्शन में सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आ रही थी, कल हमने बात की थी ना ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी सब्जेक्टिविटी की, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी थी इंट्रोस्पेक्शन की, या फिर जो मेथड यूज़ कर रहे थे उतना ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से ये पढ़ नहीं पा रहे थे कॉन्शियसनेस को, तो इसको भी एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर उसके बाद जो स्कूल आया, वो इंपॉर्टेंट जो स्कूल आया वो आया बिहेवियरिज्म, ठीक है, जिसमें हमारे पास B.F. स्किनर है, आइवन पैवलोव है, J.B. वॉटसन है। ओके, J.B. वॉटसन फादर हैं बिहेवियरिज्म के। अब इन्होंने कहा साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर भी है जो जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, मतलब देख के, जैसे कि दिस किड इज क्राइंग, है ना, या फिर ये टेंट्रम शो कर रहा है। ओके, ये हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि ये बिहेवियर क्या है, क्राइंग इज द बिहेवियर, या फिर टेंट्रम शो कर रहा है, ठीक है। अब ये बच्चा सोच क्या रहा है, इसकी दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम नहीं बता सकते, ठीक है, और डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर नहीं है। तो जो कोग्निटिव प्रोसेसेस है ना हमारी, वो बिहेवियरिज्म ने उनको डिस्कार्ड कर दिया था। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, तो ये डेफिनेशन हमने रख ली, ठीक है। इसके साथ साथ हमने आज के टाइम पे जब जैसे जैसे हमारी साइकोलॉजी इवॉल्व होती गई, जब हम फ्यूचर में हिस्ट्री पढ़ेंगे, कोग्निटिव साइंस आई, कोग्निटिव साइकोलॉजी आई, या फिर ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट भी हमने ले लिए। तो आज के टाइम पे हम कहते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ और या साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि कोग्निटिव जो साइकोलॉजी ये ऐड हो गया, एंड एक्सपीरियंसेस। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई दोस्तों? हेलो, यस, दोनों ही इंट्रोस्पेक्शन का यूज़ करते थे। फंक्शनलिज्म के अंदर कुछ नए टेक्निक्स आई थी, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, जब हम फंक्शनलिज्म को डिस्कस करेंगे, जब हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन दोनों यूज़ कर रहे थे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो स्ट्रक्चरलिज्म ये क्या कर रहा था, ट्राई टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। जैसे कि मतलब हमारी कॉन्शियसनेस है ना, या फिर इसको कई बार माइंड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, कॉन्शियसनेस से, ये कॉन्शियसनेस की पढ़ाई कर रहे थे, माइंड की नहीं, माइंड को पढ़ रहे थे विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कह सकते हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर तो इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म में डिवाइड कर दिया था फीलिंग, सेंसेशन एंड इमेजेस में, ठीक है, कि कॉन्शियसनेस को इमेज, फीलिंग एंड सेंसेशन में डिवाइड कर दिया। जब हम इमेजेस को समझ जाएंगे, फीलिंग को समझ जाएंगे और सेंसेशन को समझ जाएंगे, तो हम कॉन्शियसनेस को समझ जाएंगे, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मेन जो इनका मेथड था वो इंट्रोस्पेक्शन था, ठीक है। ट्रेन करते थे जो इनके सब्जेक्ट होते थे ना, जो स्टूडेंट ही थे बेसिकली, विलियम वुंट के, ठीक है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उनको ट्रेन किया जाता था कि आपको कैसे चीज़ें बतानी है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट कैसे करना है। इंट्रोस्पेक्शन के लिए ट्रेन किया जाता था स्टूडेंट को भी, और जो रिसर्चर थे उनको भी ट्रेन किया जाता था कि आप भी इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, इनके लिए आप खुद इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। एंड फंक्शनलिज्म ने भी, फंक्शनलिज्म क्या था, फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के फंक्शन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि कैसे हमें अडेप्ट करने में, एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करती है कॉन्शियसनेस। स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है, उन्होंने डिस्कार्ड किया स्ट्रक्चरलिज्म को, कहा कि मतलब क्रिटिसाइज किया, कहा कि नहीं, हमें स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानना है, हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्शियसनेस क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। बट इंट्रोस्पेक्शन का यूज इन्होंने भी किया था, ओके। नाउ ये जो हमारी जो सीक्वेंस है, साइंस ऑफ द सोल, देन माइंड, देन साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, देन साइंस ऑफ बिहेवियर,
ओके, एंड देन जो हमारी करंट अभी जो डेफिनेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई आपको? गाइस क्लियर है? कोई सवाल? चलिए आगे चलते हैं। नाउ देखिए, अब हम बात करते हैं करंट डेफिनेशन के बारे में। करंट डेफिनेशन क्या बात करती है? साइकोलॉजी टुडे इज ऑफन डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंसेस। अब हम बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। बिहेवियर को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। कभी सोशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाएगा, कभी इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में, वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में, कभी इंडिविजुअल का बिहेवियर हम पढ़ेंगे अलग, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं, सिर्फ सिंपल इंडिविजुअल का इन कि मतलब हम किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि बिहेवियर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर। पहले बिहेवियर को डिफाइन करना है ना, ऑब्जेक्टिविटी की हम बात करते हैं ना, ऑब्जेक्टिवली हमें बिहेवियर को डिफाइन करना कि हम किसको बिहेवियर मानेंगे। कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर तो आपने बता दिया, ओके दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, बट बिहेवियर है क्या ये तो बताओ पहले, इसको तो एक्सप्लेन करो। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि बिहेवियर को हम एक्सप्लेन करें। बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमें स्टिमुलस को समझना पड़ेगा कि स्टिमुलस क्या होता है, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देखिएगा। क्या आपको कोई टोन सुनाई दी, कोई इरिटेटिंग साउंड आपको सुनाई दी? ठीक है, तो ये जो साउंड है ना, इसके रिस्पॉन्स में एक बिहेवियर हुआ है, ठीक है। जो भी हमने रिस्पॉन्स किया ना, दिस इज द बिहेवियर, और जो साउंड थी दिस इज द स्टिमुलस, ठीक है। ये स्टिमुलस था हमारे लिए, ठीक है। तो एक स्टिमुलस बेसिकली क्या है? एक स्टिमुलस को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ से हमें चीज़ें समझ में आती हैं। एक स्टिमुलस कैन इवोक ए बिहेवियर। स्टिमुलस इज समथिंग, ए ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई जैसे टोन हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, ठीक है, एनीथिंग। स्टिमुलस कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़, एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन, ठीक है, एनी चेंज इन एनवायरमेंट, ओके, एनीथिंग। जनरली हम कहते हैं चेंज इन एनवायरमेंट स्टिमुलस को, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन इवोक दैट कैन इवोक ए रिस्पॉन्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। इसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। ए चेंज, और वी कैन डिफाइन ए स्टिमुलस इफ चेंज ए चेंज इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसा? इंटरनल एनवायरमेंट भी हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, और एक्सटर्नल हमारे बाहरी एनवायरमेंट में हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक रूम में हो जिसके अंदर बिल्कुल अंधेरा है, कोई दूसरा इंडिविजुअल आता है, आपका कोई दोस्त आता है, उसने आपके अंधेरे कमरे में उजाला कर दिया, मतलब कि लाइट बल्ब जला दिया, ठीक है। अब ये बताइए क्या एनवायरनमेंट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्या चेंज हुआ है? पहले लाइट कम थी हमारे एनवायरनमेंट में, अब लाइट बढ़ गई है, दिस इज द चेंज ना। एक इरिटेटिंग साउंड आ रही है, तो तब आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा? बहुत ही सुरीले आवाज़ में गाना गा रहा है कोई आपका दोस्त, क्या कहोगे आप उससे? कि बंद कर दीजिए, प्लीज़ रुक जाइए, है ना, सिर में दर्द मत कीजिए, ऐसा कुछ कहोगे ना। तो जो आपने रिस्पॉन्स किया ना, वो आपका बिहेवियर है, ठीक है। या फिर आपने मन में भी कुछ सोचा होगा कि कितना बद्दा गा रहा है ये, कितना बेसुरा गा रहा है, ठीक है, वो भी आपका बिहेवियर है। और जो जिसके रिस्पॉन्स में आप एक्ट कर रहे हो ना, वो स्टिमुलस है, ठीक है। वो टोन हो सकती है, कोई लाइट हो सकती है, ठीक है, कोई स्मेल हो सकती है, ओके, या फिर कोई टच, आपको कोई टच कर सकता है, जैसे कोई आपको डरा देता है, ठीक है। जब आप अकेले बैठे हो, पीछे से किसी ने बहुत तेज़ आवाज़ कर दिया, आप डर जाते हो, तो आपका जो डरने का, जो आप डरे ना, दैट इज़ योर बिहेवियर। और किसी ने जो बहुत तेज, बहुत लाउड साउंड चीज़ें हो, वो आप स्टिमुलस था। क्या आपको स्टिमुलस और बिहेवियर ये दोनों चीज़ें समझ में आई? अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्टिमुलस को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, जो कि जिसके पास एक कैपेबिलिटी हो, जो एक रिस्पॉन्स इवोक करवा दे आपसे, ठीक है, ठीक है, या फिर एक्टिवेट कर दे आपके जो आपके सेंसरी सिस्टम है उनको, ठीक है। सो आई एम डिफाइनिंग द स्टिमुलस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
ए स्टिमुलस इज एनी ऑब्जेक्ट, ए इवेंट और ए सिचुएशन, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, एक सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, दैट इवोक ए रिस्पॉन्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। और ये रिस्पॉन्स क्या है, ये रिस्पॉन्स ही आपका बिहेवियर है। ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, और वी कैन से ए चेंज। क्या स्टिमुलस की डेफिनेशन आप, मतलब जब भी आपसे कोई पूछे तो क्या स्टिमुलस को डिफाइन कर सकते हो आप, क्या स्टिमुलस की डेफिनेशन आप दे सकते हो? हेलो, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, स्टिमुलस के बारे में क्वेश्चन जनरली कम आता है। क्वेश्चन ये आता है कि बताइए हमारी नोज़ के लिए या फिर हमारी जो आईज़ हैं, हमारी गस्टेटरी या टंग के लिए, या फिर हमारे ईयर्स के लिए, ठीक है, आइज़ के लिए, नोज़ के लिए या टंग के लिए, या फिर हमारे स्किन के लिए, ठीक है, स्किन भी तो हमारी एक सेंस है, इनके लिए स्टिमुलस कौन कौन से हैं? तो अलग अलग सेंसरी सिस्टम के लिए अलग अलग स्टिमुलस है, ठीक है। जैसे हमारी आइज़ के लिए आप बता सकते हो, बहुत ही ईजी है, सबसे आसान है, लाइट वेव्स कह लीजिए, लाइट कह लीजिए, फोटॉन्स कह लीजिए, एक ही बात है। लाइट वेव लिखूंगा मैं क्योंकि लाइट की वेव आती है, ठीक है, स्टिमुलस लाइट वेव है, ठीक है। हमारी ईयर के लिए क्या है? साउंड वेव्स, ठीक है, ऐसी ऐसी वेव्स होती हैं साउंड की, लाइट की भी ऐसी वेव्स होती हैं, ये मैकेनिकल होती हैं, ठीक है, लाइट वेव्स होती हैं, ओके, ठीक है। हमारी नोज़ के लिए क्या है, बता सकता है कोई? यस, स्मेल है, स्मेल हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स होते हैं, मतलब जब परफ्यूम स्प्रे किया ना तो एक केमिकल स्प्रे हुआ है, ओके। हमने अभी रिसेंटली जो एग्जांपल देखा था, आपके किसी दोस्त ने रूम के अंदर परफ्यूम स्प्रे कर दिया, एक्चुअल में एक केमिकल स्प्रे हुआ है, ठीक है। जो भी आप सुगंध, जो भी आपको स्मेल आप एक्सपीरियंस करते हो, वो केमिकल्स आपके अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। जब हम सेंसरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे रिसेप्टर क्या होते हैं। अभी के लिए रिसेप्टर इज द वर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है, कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंसरी सिस्टम के अंदर। टंग के लिए हमारे पास क्या है, स्टिमुलस क्या है हमारे लिए? अगेन केमिकल, जो हम टेस्ट करते हैं ना वो केमिकल्स ही होते हैं, जैसे कुछ भी अगर मीठा, खट्टा, सोर, ओके, उमामी, एनी टेस्ट, ठीक है, वो केमिकल्स ही होते हैं, आपके फूड के अंदर पाए जाते हैं जनरली। स्किन के लिए एक बता दीजिए, बहुत सारे वैसे तो, एक बता दीजिए। प्रेशर है ना, चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर चेंज हो जाना, कोल्ड या हॉट या प्रेशर, ठीक है, ये आपकी स्किन के लिए हो गया। अब ये अलग अलग सेंसरी सिस्टम के लिए जो मेन हमारी 5 सेंसेस हैं, सेंसेस और भी होती हैं जब हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम 5 सेंसेस के बारे में जिक्र करें, इनके लिए ये स्टिमुलस है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बताइए कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई नोज़ के लिए एंड हमारी टंग के लिए, ठीक है। ओल्फैक्टरी सिस्टम बोलते हैं इसको, नोज़ को ओल्फैक्टरी सिस्टम। अभी मैं आपको साइंटिफिक वर्ड नहीं करवा रहा हूँ, जब हम सेंसरी सिस्टम पढ़ेंगे जब मैं आपको सारे साइंटिफिक वर्ड करवाऊंगा, ठीक है। इसको हम गस्टेटरी सिस्टम बोलते हैं, गस्टेटरी, ओल्फैक्टरी, गस्टेटरी। आई को आई विजुअल सिस्टम, ऑडिटरी सिस्टम होगा हमारे कानों से रिलेटेड हो गया, ठीक है, और जो हमारा स्किन होगी टच से रिलेटेड होगी। इनके सारे के सारे स्टिमुलस आपको समझ में आ गए, किसके लिए कौन सा स्टिमुलस प्रेजेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें स्टिमुलस क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, किस सेंस के लिए कौन सा स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टिमुलस इज द स्टार्टिंग पॉइंट
ऑफ एनी बिहेवियरल रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। स्टिमुलस हमारा एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। अब एक्सटर्नल स्टिमुलस के अंदर क्या आएगा, जो अभी हमने पढ़ा, लाइट हो सकती है, ओके, फॉर आवर आइज, साउंड हो सकती है, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, ठीक है, ईयर के लिए, टच, प्रेशर हो सकता है हमारी स्किन रिसेप्टर के लिए, केमिकल्स हो सकते हैं स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, टेम्परेचर चेंज हो सकती है हमारे अगेन स्किन के लिए, ठीक है। नाउ ये हमारे एक्सटर्नल जो बाहरी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हैं, चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओके। चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे कि थर्स्ट, हंगर, आपको भूख लगना, आपको प्यास लगना, पेन एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, फटीग, थकावट, हार्मोनल चेंज होते हैं आपके बॉडी के अंदर, या ब्लड प्रेशर के अंदर चेंज हो गया, ये सब इंटरनल चेंजेस होते हैं, ये सब इंटरनल चेंजेस इंटरनल स्टिमुलस हैं, एक्सटर्नल चेंजेस एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं। तो स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट कॉजेज ए रिसेप्टर और चेंज इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो रिसेप्टर के अंदर या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज करवा देता है, यानी कि एक बिहेवियर को इवोक करवा देता है, ओके, ठीक है। वेदर इट इज़ ए फिजिकल और केमिकल चेंज इन द एनवायरनमेंट और एन इंटरनल चेंज विद इन द ऑर्गेनिज्म, एसेंशियली क्या काम करता है ये, इट इज़ ए ट्रिगर दैट प्रमोट एन एक्शन और रिएक्शन, और ये एक्शन या रिएक्शन ही हमारा क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल बिहेवियर। ये होगी हमारी बिहेवियर की और स्टिमुलस की डेफिनेशन कि बिहेवियर क्या होता है, एक रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस, जिसको हम स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो भी हमारे एक्शंस हैं उसको बिहेवियर बोलते हैं। स्टिमुलस क्या है, एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट जो एक बिहेवियर को इवोक करवा देता है। क्लियर? नाउ हम पढ़ चुके हैं बिहेवियर क्या है। ऑब्जर्वेबल हो सकता है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल मतलब जिसको हम देख के बता सकें कि इंडिविजुअल क्या कर रहा है, जैसे कि ये इंडिविजुअल यहाँ पे रनिंग मतलब वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई पढ़ाई कर रहा है, ये ऑब्जर्वेबल डायरेक्टली जिनको हम देख के बता दें, या फिर जिनको हम मेजर कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि डायरेक्टली हम देख के ही बताएं उनको, इंटरनल भी हो सकते हैं कि आप सोच रहे हो, थिंकिंग को हम मेजर कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग को, कुछ ऐसे इंटरनल आपके कोग्निटिव जो प्रोसेस होती हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो बिहेवियर दो तरह का हो सकता है, जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए बिहेवियर इज एनीथिंग, पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। बिहेवियर रेफर टू एनी ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल एक्शन और रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ए स्टिमुलस। ये जो अभी हमने बात करी, ठीक है, बात कर चुके हैं इस बारे में। इट इंक्लूड बोथ एक्शंस यू कैन सी, जो आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एंड दोज दैट यू कैन नॉट सी बट यू कैन मेजर, जैसे कि थिंकिंग हो गया, ओके। सो बिहेवियर बेसिकली क्या है, स्टिमुलस आएगा पहले और उसका जो रिस्पॉन्स है दैट इज व्हाट वी कॉल ए बिहेवियर, ओके। एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स को हम बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग, मतलब कि आई ब्लिंकिंग आप कर रहे हो व्हेन ए लाइट फ्लैशेस, ओके, इसको हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जब सामने से कोई आ रहा है उसके बारे में आप कुछ सोच रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए बिहेवियर, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हो, दौड़ रहे हो, रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, एनीथिंग, ऑल ऑफ दीज आर बिहेवियर, ओके। नाउ अभी हमने बात करी कि बिहेवियर को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, हम सिर्फ उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो ओवर्ट बिहेवियर है, जिनको जो डायरेक्टली विजिबल है या फिर ऑब्जर्वेबल है, डायरेक्टली विजिबल और ऑब्जर्वेबल एक्शंस आर ओवर्ट बिहेवियर, जैसे कि रनिंग, ओके, इनको हम ओवर्ट बोलते हैं। और इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो। ओवर्ट, कोवर्ट आप याद रख लीजिए, कवर, कवर से, कवर मतलब जो ढका हुआ है, जिसको डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता, ठीक है, ये हिडन होते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल और विजिबल नहीं होते। जैसे कि आप कोई सोच रहा है कुछ, ठीक है, ओके, जैसे कोई सोच रहा है, ऐसे अगर कोई सोच रहा है तो आप कह दो कि ये सोच रहा है, आप बता नहीं सकते कि वो एक्टिंग कर रहा है कि सोच रहा है, ठीक है। तो इनको हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि फीलिंग एंशियस, हमारे पास कुछ टेक्निक है कि कोई एंजाइटी में है तो हम उनको मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ड्रीमिंग, अगेन ड्रीमिंग इज नॉट ऑब्जर्वेबल बट मेजरेबल एंड थिंकिंग, ओके। हाँ, फटीग, थकावट को बोल, इंटरनल। अगर हम थके हुए तो हमारे फेस पे अलग ही दिखेगा ना। नहीं, वो स्टिमुलस है ना, फटीग इज ए स्टिमुलस, फटीग इज नॉट बिहेवियर। आप समझे नहीं, दोबारा मैं उस स्लाइड के ऊपर आता हूँ। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल स्टिमुलस। आप अंदर से फील कर रहे हो,
कि आप थके हुए हो कि नहीं थके हुए। भूख, थर्स्ट, पेन, ये स्टिमुलस है हमारे, ये बिहेवियर नहीं है। समझ पाए? यस ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंटरनल स्टिमुलस। अब हम बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। बिहेवियर वो एक्शंस हैं जो आप स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आप शो करते हो। दीज आर दोज एक्शंस दैट यू शो इन रिस्पॉन्स स्टिमुलस, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी हमारे बिहेवियर की। नाउ बिहेवियर दो तरह के हो सकते हैं, जो डायरेक्टली देखे जा सकते हो, जिनको हम देख नहीं सकते हो, डायरेक्टली विजिबल नहीं हो बट मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब इनके साइंटिफिक नेम है ओवर्ट, मतलब कि जो बाहर है, डायरेक्टली विजिबल है, जैसे कि रनिंग हो गया, ठीक है। कोवर्ट, जो कवर्ड है, कवर्ड है मतलब इनको डायरेक्टली देखा नहीं जा सकता, बस हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि थिंकिंग हो गया, ड्रीमिंग हो गया, या फिर एंजाइटी आप फील कर रहे हो, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसे पोकर फेस बना सकता हूँ, लेकिन मैं हो सकता है अंदर से एंसियस हूँ, ओके। तो आप डायरेक्टली इनको बता नहीं सकते देख के, ठीक है, इनको मेजर किया जा सकता है। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है। नाउ हमारे बिहेवियर की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। मतलब कि ये हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड होता है, ऐसा नहीं कि बिहेवियर मतलब कि आइसोलेट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें इसको, बहुत सारे वेरिएबल्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल वेरिएबल्स जैसे कि हमारे जीन्स, हमारे हार्मोन्स, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिहेवियर की, हमारा कल्चर कैसा है, हम बिहेव वैसे ही करते हैं जैसे हमें कल्चर चीज़ें सिखाता है, हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है, जो एनवायरनमेंट में जैसे चीज़ें हैं वैसे, ठीक है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को, ठीक है। इफ़ यू आर मोटिवेटेड और नॉट टू डू समथिंग, मोटिवेशन इन्फ्लुएंस करता है। इमोशन, जो हमारे इफेक्ट, इमोशन को इफेक्ट बोलते हैं, मैं बात करूँगा इस बारे में, इफेक्ट क्या होता है, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप इमोशंस पढ़िए। इमोशंस हमारे कि इंटरनली हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारी कोग्निटिव जो प्रोसेस हैं, थिंकिंग होगी, हमारी रीजनिंग पावर कैसी है, मोटिवेशन हम देख चुके हैं, एंड थॉट्स, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा बिहेवियर सिंपल से कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ही सिंपल से बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, जटिल हो सकता है। जैसे कि एक पेन से लिखना, ठीक है, एक सिंपल बिहेवियर है, ठीक है। या फिर वॉकिंग एक सिंपल बिहेवियर है, रनिंग एक सिंपल बिहेवियर है, प्लेइंग ए गिटार एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, ठीक है। रिपेयरिंग ए कार एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, ओके। लैंडिंग ऑन द मून, ये भी एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल बिहेवियर है, ठीक है। तो हमारे बिहेवियर एक जो एक स्पेक्ट्रम में हो सकता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक, ओके। हमारे बिहेवियर के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं, ठीक है। मतलब मेरा बिहेवियर एक सेम स्टिमुलस की तरफ कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं यहाँ पे। अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग स्टिमुलस से अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है, अलग अलग स्टिमुलस को, ठीक है, ठीक है। तो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी का मतलब अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सिमिलरिटी भी देखी जाती है, ऐसा नहीं कि हमारे बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग होंगे, कोई भी अलग अलग इंडिविजुअल हो, उनका बिहेवियर सेम भी हो सकता है। जैसे कि रिमूविंग ए पार्टिकल ऑफ डस्ट फ्रॉम द आई, अगर आपके आंख में कुछ चला गया तो आप भी रिमूव करोगे उसको, मैं भी रिमूव करूंगा, ठीक है। तो सिमिलरिटी भी देखी जाती है हमारे बिहेवियर में, ठीक है। पर्पसफुल हो सकते हैं, गोल डायरेक्टेड, जनरली हमारे बिहेवियर पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड होते हैं। अब नॉर्मेलिटी जब हो जाती है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, मेंटल प्रॉब्लम हो गई, तब बिहेवियर नॉन पर्पसफुल या फिर गोल डायरेक्टेडनेस उनके अंदर नहीं देखी जाती जनरली, ठीक है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे ऐसा हो सकता है, बट जनरली हमारे बिहेवियर पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड होते हैं, ओके। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको? हेलो गाइस, क्या चीज़ें क्लियर हुई आपको? क्लियर है ना? ओके, ठीक है। अब हैं MCQs जो कि हमें हैंडल करने हैं, ठीक है। बहुत सारे MCQs आते हैं मैच द फॉलोइंग के, ठीक है। अब रिसेंटली आप गेट में भी देखोगे, UGC नेट में भी देखोगे, CUT में भी देखोगे, तो मैच द फॉलोइंग के आते हैं, और ये रहा आपका पहला मैच द फॉलोइंग। इसको मैच कीजिए। ए स्टडी ऑफ द सोल, मैं इसको किसके साथ मैच करूँ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ? थर्ड के साथ। अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स ने कही थी ये बात, ओके, ठीक है। बताइए, स्टडी ऑफ माइंड, वेरी गुड। अभी हम पढ़े नहीं है रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के बारे में, बट रेने डिकार्ट्स और जॉन लोके उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। नाउ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन गलत होने का था? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी लोग गलत कराते हैं, सच बता रहा हूँ,
ठीक है, आई डोंट नो कि वो कहाँ से वो करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ क्लियर हुई आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टिमुलस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टिमुलस भाई? अरे ये रहे ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टिमुलस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए। ये क्या है? ये तीनों क्या है? बिहेवियर। बिहेवियर है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है दोस्तों? नए स्टूडेंट बताइए, क्या ये चीज़ आपको समझ में आई कि हंगर हमारा स्टिमुलस है और ये तीनों बिहेवियर है? हाँ भैया। हंगर हमारा स्टिमुलस है। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा जो आंसर कर रहा है इसको, ठीक है। इनको हम कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ कीवर्ड मिलेंगे आपको जो आंसर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवर्ट बिहेवियर? एक ही वर्ड है जो इसको आंसर कर देगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, राइटिंग। ऑप्शन बी। ओवर्ट, ये जो वर्ड था ना, ये इसको आंसर कर रहा था। ओवर्ट का क्या मतलब है? जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल हो। ओके, ओ से ओवर्ट, ओ से ऑब्जर्वेबल, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कोवर्ट, जो कि कवर्ड हो। अभी हमने देखा, ठीक है। ड्रीमिंग, थिंकिंग एंड वरिंग, हम डायरेक्टली पता नहीं कर सकते कि कोई ड्रीम कर रहा है, सोच रहा है या चिंता कर रहा है, ठीक है। बट राइटिंग से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज राइटिंग समथिंग और नॉट, ठीक है। तो यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर्ट बिहेवियर। ओके, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज फीलिंग नर्वस? ऑप्शन ए, बी और सी और डी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओवर्ट बिहेवियर कैसे हो सकता है? फीलिंग नर्वस। अगर कोई नर्वस है, हम कैसे बता सकते हैं कोई इंडिविजुअल नर्वस है कि नहीं, है ना। एक बहुत ही ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट बता सकता है कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो नर्वसनेस से हम, जैसे हम जनरली पैरों को हिलाने लग जाते हैं और वो सब, ठीक है। वो यहाँ पे इतना जनरलाइज नहीं करना आपको चीज़ें, ठीक है। नॉर्मल नर्वसनेस बता सकते हो आप? किसी को नॉर्मल नर्वस है नहीं, आप इसको मेजर कर सकते हो, बता डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करके नहीं बता सकते, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन ओवर्ट बिहेवियर, दिस इज ए कोवर्ट बिहेवियर, ठीक है। कोवर्ट बिहेवियर है ये। व्हाट इज ए स्टिमुलस? अमंग ये जो चार डेफिनेशन है, इनमें से विच डेफिनेशन इज डिफाइनिंग स्टिमुलस? ए लर्न रिस्पॉन्स टू एन इवेंट और ऑब्जेक्ट, a physical or behavioral change that occur in an organism, any object or event that elicit a sensory or behavioral response, the process of an organism adapting to its environment. ऑप्शन बी। वेरी गुड, मुझे पता था बिहेवियर चेंज होता है स्टिमुलस। शाबाश, भावना थी ना ये? हाँ, क्या हुआ भावना? इतनी स्पीड में आंसर किया था ना। यही गलतियां करते हो, एनवायरमेंटल चेंज, बिहेवियरल चेंज नहीं। एनवायरमेंटल चेंज, बिहेवियरल चेंज नहीं। ए ऑब्जेक्ट और इवेंट दैट एलिसिट ए सेंसरी और बिहेवियरल रिस्पॉन्स, तो एलिसिट तो इवोक करवाए, बिहेवियर को इवोक करवाए, वो होता है स्टिमुलस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और डोंट एक्सपेक्ट कि वो ऐसे ऐसे वर्ड्स नहीं देंगे आपको जिससे आप कंफ्यूज हो, जिसको लगे अरे भाई वाह चेंज दिख गया, मिल गया आंसर। थोड़ा अवेयर रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जब आप हैंडल करोगे ना, ऐसी ऐसी गलतियां होंगी, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने डाल दिया, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ स्टिमुलस इज प्राइमरली डिटेक्टेड बाय ए सेंसरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन टंग? बताइए। मैकेनिकल स्टिमुलस, केमिकल स्टिमुलस, थर्मल स्टिमुलस और लाइट स्टिमुलस।
ह्यूमन टंग किस तरह के स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगी? ऑप्शन बी। केमिकल स्टिमुलस, वेरी गुड। जो भी टेस्ट होते हैं वो केमिकल्स की हेल्प से हमारी टंग डिटेक्ट करती है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग। ए को मैं किसके साथ मैच करूं? थर्ड। ए को थर्ड के साथ मैच करता हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं एमसीक्यू सोल्व करने की, ठीक है। मुझे पता है आप ये एमसीक्यू सोल्व कर लोगे, ठीक है। लाइट स्टिमुलस को मैं थर्ड के साथ मैच करता हूं। अब ए का थर्ड जहां पर नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। नहीं है, नहीं है, नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। ये होती है टेक्निक मैच द फॉलोइंग को सोल्व करने की। जब आपका अगर एक आंसर से हो रहा है ना तो आप उसको करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप मैं अपने उसके लिए सेटिस्फैक्शन के लिए पूरा भी कर सकते हो, लेकिन जब आपसे ऐसे हो जाए ना, ए का आपको पक्के से पता है, जैसे कि आपको ए का थर्ड नहीं पता था, आपको केमिकल स्टिमुलस के बारे में पता है कि नोज केमिकल स्टिमुलस को वो करती है, ठीक है। सो बी का फोर्थ देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। तो हमें एक और करना पड़ेगा ऑब्वियसली। साउंड स्टिमुलस हमें पता है ईयर के लिए है, ठीक है। सी का फर्स्ट यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दो, ये हो गया, ठीक है। लेकिन सिंस हमारा पहले ही उससे हो रहा था ए का थर्ड, इनको एलिमिनेट करो और हमारा ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलें। नाउ द स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी, हाउ वी गोट हियर। मतलब अब हम हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। हम देख चुके हैं कि हमारी डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की, बिहेवियर क्या है, स्टिमुलस क्या है, ओके। हम साइकोलॉजी में बिहेवियर पढ़ते हैं तो हम इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम ये डिफाइन करें बिहेवियर क्या है, और बिहेवियर को समझने के लिए स्टिमुलस को समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। स्टिमुलस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हमें पता है अलग अलग सेंसरी सिस्टम के लिए क्या क्या स्टिमुलस हैं, ठीक है। अब हम वी आर स्टार्टिंग हिस्ट्री, ओके। हम एमसीक्यू सोल्व कर चुके हैं उसके बारे में जो हमने अब तक पढ़ा है। सो यू नो हाउ वी ऑफन टॉक अबाउट माइंड एंड बिहेवियर, है ना। अब हमने अभी रिसेंटली बात करी है, ओके। वेल हैव यू एवर वंडर हाउ वी इवन गोट टू ए पॉइंट वेयर वी कुड स्टडी देम साइंटिफिकली, कि मतलब जब हम माइंड और बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। मतलब वो कौन कौन वो लोग थे, कौन कौन सी वो थ्योरीज थी, ऐसा क्या हुआ हिस्ट्री में कि हम यहाँ तक साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर या साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, मेंटल प्रोसेसेस हम कहने लगे साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी वर्ड इटसेल्फ कहाँ से आया, ठीक है, ये चीज़ें समझनी भी बहुत ज़रूरी है। हम जनरली कहते हैं कि ये ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड उठाया गया है, ठीक है। क्या डायरेक्ट सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड ही आया या उससे पहले कुछ काम हुआ साइकोलॉजी के ऊपर, बट वर्ड बाद में आया ये, ठीक है। सो इट इज़ रियली कूल और अमेजिंग जर्नी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। देखो हमारे एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है हरमन एबिंगास, ठीक है। 3 हरमन है साइकोलॉजी में। पहले हरमन वो है हरमन एबिंगास, हरमन वॉन हेमहोल्ट्ज हैं दूसरे हरमन, और थर्ड है हरमन रोशाक, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब हरमन वॉन हेमहोल्ट्ज, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, हरमन वॉन हेमहोल्ट्ज, ये किसी का नाम है, डोंट वरी, ठीक है। हरमन एबिंगास और हरमन रोशाक, इनसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इनका इनिशियल नेम हरमन है, आपको इनको इनके सरनेम से याद रखना है, ठीक है। हरमन एबिंगास ने एक स्टेटमेंट दी थी। क्या स्टेटमेंट थी? साइकोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग पास्ट, काफ़ी लंबा पास्ट है इसका, ठीक है, ओके। बट जिसकी हिस्ट्री है ना वो काफ़ी छोटी है, ठीक है। अब हिस्ट्री छोटी है इसका क्या मतलब है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई है हमारी साइकोलॉजी की हिस्ट्री? 1879 से, जब हमारी फर्स्ट लैब ओपन हुई थी लिप्जिंग में, जर्मनी में। किसने ओपन करी थी? विल्हेल्म वुंट ने, ओके। नाउ साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट, ये लॉन्ग पास्ट अब हम पढ़ने वाले हैं, प्लस दिस शॉर्ट हिस्ट्री, ठीक है। और यूजीसी नेट में, गेट में, ठीक है, और सीयूटी में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हमारी हिस्ट्री से भी आते हैं, पास्ट से भी आते हैं और हमारी शॉर्ट हिस्ट्री से भी आते हैं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट किसने दी, ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है कि ये स्टेटमेंट साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री किसने दी, तो आप आंसर करेंगे हरमन एबिंगास ने। हरमन एबिंगास बहुत ही इंपॉर्टेंट की फिगर है हमारी साइकोलॉजी में, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। जब हम इनके कंप्लीट वर्क को
पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये नाम, ठीक है, डोंट वरी। हरमन एबिंगास वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नाम है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार सुन रहे हैं हरमन एबिंगास का नाम तो लिख लीजिए इसको, ठीक है। मे बी यू वॉन्ट टू, और इट विल बी ए गुड आइडिया अगर इनका काम आप पहले पढ़ लें, जब मैं पढ़ाऊँ उससे पहले आप पढ़ लें, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। जब भी मैं ये कहूँ ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपने वो कॉन्सेप्ट पहली बार ही सुना है तो उसको एक बार गूगल कर लिया करें, ओके। हेलो, ओके या फिर आप भूल गए हो उस कॉन्सेप्ट के बारे में तो उसको भी एक बार गूगल कर लिया करें। जितना आप रिवाइज करोगे ना बार बार उतनी चीज़ें आपको याद होंगी। मेरे को भी कम से कम 10 से 20 बार रिवीजन करना पड़ा, तब मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद हुई। बावजूद इसके बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, मोमेंट्री भूल जाता हूँ। जैसे कि 1879 ये मेरे को बहुत अच्छे से याद हो रखा है विल्हेल्म वुंड ने, क्योंकि ये बहुत बार रिवाइज हो चुका है, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है। जो कम बार चीज़ें रिवाइज हुई हैं मोमेंट्री में भूल जाता हूँ 1-2 बार। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है। कोई भी ऐसा मतलब हम कोई मशीन नहीं है, हमारे ब्रेन के अंदर चीज़ें टेप रिकॉर्डर की तरह स्टोर नहीं होती हैं कि एक बार स्टोर होगी और वो हमेशा के लिए रहेंगी जैसे टेप रिकॉर्डर के अंदर होती है। नहीं, एक्टिव मेमोरी होती है हमारी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव होती है, चीज़ें हम भूलते भी हैं और चीज़ों को मैनिपुलेट भी करते हैं, मतलब हमारी पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम चीज़ हमारी मेमोरी को चेंज भी कर लेते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो अर्ली डेज फिलोसफर आस्किंग बिग क्वेश्चंस। फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर्स, ये साइंटिस्ट नहीं थे, इनकी अपनी अपनी फिलोसफी थी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं हमारे लिए वो हैं सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ओके। अब सोक्रेट्स कौन थे? ये वन ऑफ द अर्लीस्ट जो फिलोसफर थे ग्रीक में, ये सब फिलोसफी, ये अपनी अपनी जो बातें इनकी जो फिलोसफी ये बता रहे थे, ठीक है। तो इनको हम ग्रीक फिलोसफर बोलते हैं और एशियंट ग्रीक थिंकर भी इनको बोला जाता है, ठीक है। काफ़ी बहुत पुरानी बात है ये, बहुत पुरानी। नाउ सोक्रेट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट फिलोसफर्स के से में जाने जाते हैं, मतलब पहले फिलोसफर्स में से हैं ये, ओके। इनका कोई टीचर हमें पता नहीं कि इनका कोई टीचर भी था या फिर इनको जो इन्फॉर्मेशन या जो इनकी जो फिलोसफी थी इनकी खुद की थी, ठीक है। बट ये किसके टीचर थे? ये प्लेटो के टीचर थे, ठीक है। मतलब प्लेटो इनका स्कॉलर कह लीजिए या स्टूडेंट था, ओके। और एरिस्टोटल जो स्टूडेंट था वो प्लेटो का था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किसका स्टूडेंट था, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब सोक्रेट्स गोट अस थिंकिंग अबाउट लुकिंग इनवर्ड, कि मतलब अपने बारे में जानिए, खुद को जानिए। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, नो डाई सेल्फ मीन्स टू अंडरस्टैंड वन ऑन इमोशंस, डिज़ायर, मोटिवेशंस, कि अपने इमोशंस के बारे में, अपने डिज़ायर के बारे में, अपने मोटिवेशन के बारे में जानिए, ठीक है। इनकी जो फिलोसफी थी, ठीक है, इन्होंने बहुत सारा काम किया है, ठीक है। हम फ्यूचर में इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है, हर जगह पूछे जाते हैं, गेट में भी, नेट में भी। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि इनकी फिलोसफी हम पढ़ें। और जब हम काउंसलिंग एंड थेरेपी पढ़ रहे होते हैं तब इनके कॉन्सेप्ट्स कुछ वहाँ पर भी देखे जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव साइकोलॉजी में देखे जाते हैं, ठीक है। तो सोक्रेट्स एक इंपॉर्टेंट की फिगर होगी हमारे ग्रीक फिलोसफर्स के अंदर, ठीक है। अब सोक्रेट्स ने किसको पढ़ाया? सोक्रेट्स ने पढ़ाया किनको, मतलब इनके स्टूडेंट या स्कॉलर कौन थे? प्लेटो। प्लेटो ने सोल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। ही बिलीव्ड आवर माइंड एंड बॉडी वर सेपरेट, ठीक है। अब देखो यहाँ से हो गया एक कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ से हमारी डिबेट स्टार्ट होगी, माइंड एंड बॉडी। माइंड क्या है, ठीक है। अब इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप फ़र्क समझें ब्रेन के अंदर एंड माइंड के अंदर। देखो ये जो आपके सामने जो रखा हुआ है ना, मे बी इट्स ए मोबाइल फ़ोन और ए टैबलेट और ए लैपटॉप, है ना, ठीक है। ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हो। टेंजेबल, टेंजेबल का मतलब होता है जिसको टच किया जा सके, ठीक है, जिसको छुआ जा सके, ठीक है। और जो इसको रन किए हुए ना वो सॉफ्टवेयर है, वो टेंजेबल नहीं होता, मतलब उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है, ओके। एक तो मतलब दो चीज़ें हमारे पास, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी है ना, बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन भी आ गया, ठीक है, इंक्लूडिंग ब्रेन। दिस इज लाइक हार्डवेयर, ओके। मतलब जैसे हमारा फ़ोन है, जैसे हमारे फ़ोन के जो स्ट्रक्चर है, फ़ोन का बाहरी एरिया, या फिर जो हमारा फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर है, ठीक है, ब्रेन ले लीजिए आप, प्रोसेसर फ़ोन का, ठीक है। मतलब कि ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट से बना हुआ है जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए अब सिर्फ ये ब्रेन कुछ नहीं कर रहा है, मतलब आपका मोबाइल फ़ोन, आपका प्रोसेसर कुछ नहीं कर रहा है, उसको रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड है और में भी iOS
ठीक है, या फिर आपके लैपटॉप में हो सकता है विंडोज़ हो, ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है ना, दैट सॉफ्टवेयर इज़ माइंड। मतलब हमारे ब्रेन हमारा हार्डवेयर है और इसके अंदर जो जो एक्टिविटी हो रही है ना, माइंड की जो एक्टिविटी, वो सॉफ्टवेयर की तरह है। एक एनालॉजी है समझने के लिए, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, माइंड को ऐसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। मैं मेरे माइंड को किसी दूसरे ब्रेन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, बट ये समझने के लिए बहुत ही सही हो जाता है। इस एनालॉजी से जब हम समझते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे माइंड एंड बॉडी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि माइंड एंड बॉडी एक ही है, ठीक है। कुछ लोग ये कहेंगे नहीं, ब्रेन अलग है, या मतलब बॉडी अलग है और माइंड अलग चीज़ है, ठीक है। कोई कहेगा कि हाँ ये दोनों अलग हैं, ब्रेन हमारा अलग है, माइंड हमारा अलग है, बट ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब कि ब्रेन हमारा माइंड के साथ इंटरेक्ट करता है और माइंड हमारा ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। कोई कहेगा नहीं नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं होता इनके बीच में, ठीक है। अब ये इंटायर डिबेट है ये, ठीक है। ब्रेन और बॉडी, इसको डिबेट बोला जाता है, माइंड और बॉडी, सॉरी ब्रेन और बॉडी नहीं, माइंड और बॉडी, इसको डिबेट को बोला जाता है। अब इस डिबेट में जो प्लेटो है, प्लेटो का स्टैंड पॉइंट क्या है, ठीक है। प्लेटो और एरिस्टोटल, सॉरी प्लेटो और सोक्रेट्स दोनों ये मानते थे, ठीक है, कि माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। क्या यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई? यस भैया। ओके, अब आते हैं एरिस्टोटल सीन के अंदर, ठीक है। एरिस्टोटल थे स्टूडेंट प्लेटो के। देखो सोक्रेट्स जो भी बातें कहते थे ना, मुंह जबानी बातें बताते थे, इन्होंने कुछ भी लिखा नहीं, इनकी राइटिंग्स हमारे पास है नहीं। तो जो जो बातें सोक्रेट्स ने बताई वो सब इनके स्टूडेंट यानी कि प्लेटो ने लिख दी, ठीक है। तो जो प्लेटो की और सोक्रेट्स की फिलोसफी ना, वो काइंड ऑफ सिमिलर है। जो जो बात सोक्रेट्स ने कही, सुकरात इनको हिंदी में बोलते हैं सुकरात, जो बातें सुकरात ने कही वो प्लेटो ने लिख दी। तो इनकी फिलोसफी सिमिलर है, वो बिल्कुल उसी पाथ पे चले जिस पाथ पे सोक्रेट्स चलते थे। प्लेटो बिल्कुल उसी पाथ पे चले, सोक्रेट वाले पाथ पे, ठीक है। प्लेटो ने सोल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। सो एंड ये मानते थे कि हमारी जो नॉलेज है ना, कि मैं जो भी, मेरे को जितनी भी नॉलेज है, आपको जितनी भी नॉलेज है, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, इनके पास जितनी भी नॉलेज है, वो बाई बर्थ है, बाई बर्थ, कि मतलब जन्म के दौरान ही प्रेजेंट है नॉलेज। एक्सपीरियंस उस नॉलेज को बस अनलॉक कर दे रहा है, ठीक है। ओके, अब इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रैशनलिज्म, ठीक है, या नेविटिज्म। कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों के लिए, कुछ एक आध, मतलब कि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी, या फिर जिन्होंने बहुत ही डेप्थ में साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, इन लोगों के लिए काफ़ी नए वर्ड्स हैं। जैसे कि रैशनलिज्म क्या है, इन्नेट का क्या मतलब होता है, इन्नेट का मतलब होता है बाय बर्थ, इन्नेटिज्म भी इसको बोला जाता है। अब ये वर्ड जब भी आए ना, इन्नेट, इसका मतलब होता है बर्थ के दौरान ही ये चीज़ प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे रिफ्लेक्सेस, किसी बेबी के अंदर रिफ्लेक्सेस इन्नेट बाय बर्थ ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, ये वर्ड लिख लीजिए और इसके आगे लिख लीजिए बाय बर्थ। तो ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि हमारी जितनी भी नॉलेज है ना, वो रैशनलिज्म, मतलब इस कॉन्सेप्ट को रैशनलिस्ट, वो रैशनलिस्ट हैं और इस कॉन्सेप्ट को रैशनलिज्म बोला जाता है, ठीक है। और नेविस्ट, एक ही बात है, ये सिमिलर ही बात है, ठीक है, बस आपको याद रखना है, नेविस्ट और रैशनलिज्म एक ही बात है, ठीक है। नाउ अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हमारी नॉलेज बाय बर्थ है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये मानते होंगे कि नहीं नहीं, नॉलेज बाय बर्थ नहीं होती, नॉलेज हमें बाद में मिलती है, ठीक है। ओके, तो वैसे लोगों में आते हैं एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल एक और बात मानते हैं हमारे, एरिस्टोटल ये कहते हैं कि माइंड और बॉडी अलग नहीं, एक ही हैं, ठीक है। अब ये बात करते थे कि माइंड अलग है, बॉडी अलग है, ठीक है। हमारे एरिस्टोटल बात करते हैं, बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं, ठीक है, कि नहीं, माइंड और बॉडी एक ही चीज़ है, ठीक है। ओके, और दूसरा ये दूसरी ये बात कहते हैं कि नहीं, हम रैशनलिज्म में यकीन नहीं रखते, रैशनलिस्ट नहीं थे ये, ठीक है। मतलब कि हमारी नॉलेज बाय बर्थ नहीं होती, नॉलेज हमें कैसे मिलती है, नॉलेज हमें मिलती है एक्सपीरियंसेस के द्वारा, हमारी सेंसेस के द्वारा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे पास सेंसरी सिस्टम है, हम एक्सपीरियंस करते हैं और उन एक्सपीरियंसेस के द्वारा हमें मिलती है नॉलेज। इसको हम, इस फिनोमेना को बोलते हैं एम्पेरिसिज्म,
ठीक है, और जो ये मानते हैं कि हमारे पास इन्नेट बाय बोर्न इन्नेट नॉलेज होती है, इसको बोलते हैं रैशनलिज्म। ठीक है, एम्पेरिसिज्म और रैशनलिज्म के ऊपर बहुत ही इन डिटेल में हमें बात करनी है। ठीक है, क्योंकि हम जब साइंटिफिक स्टडी के बारे में पढ़ रहे थे, कि साइंटिफिक मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने एक वर्ड देखा था एम्पेरिकल डाटा। ठीक है, वो यहाँ से रिलेटेड है इस वर्ड से, एम्पेरिसिज्म से। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व करके, सेंसरी जो हमारे सिस्टम है इनकी हेल्प से हम ऑब्जर्व करते हैं और उस डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। नाउ क्या यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई? मैंने यहाँ तक आपको 3 चीज़ें बताई हैं। ठीक है, भूलिएगा मत। सोक्रेट्स के टीचर हमें पता नहीं, लेकिन सोक्रेट्स किसके टीचर हैं बताइए? प्लेटो की। वेरी गुड, मतलब प्लेटो इनका स्टूडेंट है। ओके, ऐसे भी कह सकते हैं। और एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट है। ठीक है, अब सोक्रेट्स, प्लेटो और सोक्रेट्स क्या मानते हैं? ड्यूलिज्म में मानते हैं। ड्यूलिज्म का क्या मतलब है कि माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग सेपरेट हैं। ठीक है, ये मानते हैं मोनिज्म में। मोनिज्म का क्या मतलब है कि दोनों एक ही हैं। ठीक है, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो एम्पेरिसिज्म के अंदर जाएगा और ये जाएंगे रैशनलिस्ट के अंदर। क्लियर? एम्पेरिसिज्म का मतलब ये है, एम्पेरिसिज्म मतलब समझ लिया, आपको रैशनलिज्म समझ में आ जाएगा कि हमारी जितनी भी नॉलेज है ना, वो हमने हमारी जो 5 सेंसरी सिस्टम है ना, इनके थ्रू एक्वायर करिए। क्लियर? ओके, गाइस, ठीक है, डोंट वरी। चीज़ें पहली बार आई हैं तो थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी, इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मतलब टाइम बीतता गया तो हम आगे 1519 में। ठीक है, 1519 में रेडोल्फ गोकलिनस नाम से, या फिर रेडोल्फ गोकेल, ठीक है, हाउएवर यू वांट टू प्रोनाउंसिएट इट, इन्होंने साइकोलॉजी टर्म को कॉइन किया। ठीक है, मतलब साइकोलॉजी जो वर्ड है वो बाद में आया। ठीक है, सिंस ये भी एक ग्रीक फिलोसफर से, और इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया साइकी, ठीक है, जिसका मतलब होता है सोल, उसका बाद में चेंज हो गया माइंड, कॉन्शियसनेस, एंड अभी हम बिहेवियर की स्टडी में उसको बोलते हैं। तो लिटरल मतलब इसका सोल ही है। ठीक है, साइकी एंड लोगोस, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। कहीं पर भी लोगोस वर्ड दिखे ना, बायोलॉजी, बायो का क्या मतलब है? लाइफ, लॉजी टू स्टडी अबाउट लाइफ। फिजियोलॉजी मतलब हमारी स्टडी ऑफ आवर, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर कहीं पर भी आपको लोगोस वर्ड दिखे या लॉजी वर्ड दिखे, इसका मतलब होता है टू स्टडी समथिंग। ओके, नाउ इन्होंने साइकोलॉजी वर्ड जो वर्ड है उसको यूज़ किया। ठीक है, और ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और ये पूछी जाती है चीज़। क्लियर? इसके बाद जो हमारी माइंड बॉडी जो डिबेट है, ठीक है, कि माइंड और बॉडी क्या अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, क्या हम इन्नेट नॉलेज है हमारे पास, या फिर हम एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं? ये डिबेट दोबारा उठी। ठीक है, इन 16 एंड 17 सेंचुरी में 2 इंपॉर्टेंट फिलोसफर आए हमारे। ठीक है, इनमें से पहले फिलोसफर हैं रेने डेकार्ट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की फिगर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रेने डेकार्ट्स किन की टीम में थे? ठीक है, रेने डेकार्ट्स ने जो टीम चूज करी वो प्लेटो वाली टीम चूज करी। ठीक है, प्लेटो एंड सोक्रेट्स की टीम में थे ये। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, या फिर इनके अपोजिट में जो थे जो फिलोसफर, वो है हमारे जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक किसकी टीम में थे? गैस कर सकते हो आप? गैस कीजिए। यस, एरिस्टोटल। ठीक है, अब जो प्लेटो बात कह रहे थे, ठीक है,
सिमिलर वैसी बात रेने डेकार्ट्स भी कह रहे थे, ठीक है। रेने डेकार्ट्स ने क्या कहा कि हमारी जितनी भी नॉलेज है ना वो इन्नेट है, मतलब ये रैशनलिस्ट होंगे कि एम्पेरिसिज्म में बिलीव करेंगे। अगर ये कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी नॉलेज है इन्नेट है, बाय बर्थ प्रेजेंट है, तो ये रैशनलिस्ट हैं कि एम्पेरिसिज्म के अंडर आएंगे। रैशनलिस्ट, वेरी गुड, ठीक है। सो ये भी एक रैशनलिस्ट थे, ठीक है, और नेविस्ट भी इनको बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। और इन्होंने जो डिबेट थी माइंड एंड बॉडी उसको दोबारा उठाया, ठीक है, और इन्होंने कहा कि माइंड और बॉडी अलग हैं, ठीक है, माइंड अलग है बॉडी अलग है, मतलब प्लेटो वाली जो बातें थी ना सिमिलर वैसी बातें कह रहे थे। बट इन्होंने एक और चीज़ ऐड करी, इन्होंने कहा कि दोनों बेशक अलग हैं, ठीक है, माइंड अलग है और बॉडी अलग है, बट दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पिनियल ग्लैंड। ये बात कही रेने डेकार्ट्स ने कि पिनियल ग्लैंड से हमारे माइंड हमारा ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। पिनियल ग्लैंड क्या है, बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को अभी आप याद कर लीजिए, ठीक है, फ्यूचर में मैं आपको सब बताऊंगा कि पिनियल ग्लैंड क्या है और कैसे रेने डेकार्ट्स क्या गलत थे कि सही थे, क्या पिनियल ग्लैंड एक्चुअल में ब्रेन और माइंड को इंटरेक्ट करवाने में हेल्प करती है या फिर इसका कुछ और ही काम है, ठीक है। रेने डेकार्ट्स बिल्कुल गलत परसीव कर गए चीज़ों को। इन्होंने जो चीज़ें बताई उसमें कितनी क्या वो एक फिलोसफी है और क्यों साइंस नहीं है, ठीक है। ये बातें भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, रेने डेकार्ट्स ने क्या कहा, माइंड और बॉडी अलग हैं, यानी कि ड्यूलिस्ट हैं, ये ड्यूलिज्म में ये बिलीव करेंगे, ठीक है। और क्या कहेंगे कि हमारी माइंड और बॉडी माइंड और ब्रेन इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिनियल ग्लैंड, ठीक है, रैशनलिज्म को फॉलो करते हैं। फिर आते हैं हमारे जॉन लॉक, ठीक है। जॉन लॉक एरिस्टोटल की टीम में है, ओके। जॉन लॉक क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं नहीं, हमारे पास जो भी नॉलेज है ना वो इन्नेट नहीं है, बाय बर्थ नॉलेज तो नहीं है, ठीक है। हम ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होते हैं। ब्लैंक स्लेट के मतलब हमारा ब्रेन जो है ना ब्लैंक स्लेट है, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस इस ब्लैंक स्लेट पे आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया टबुला रासा। टबुला रासा को हम ब्लैंक स्लेट, जैसे हम वी आर बोर्न एज ए ब्लैंक स्लेट, इस कॉन्सेप्ट को टबुला रासा बोलते हैं। एरिस्टोटल ने नहीं दिया था ये, हालांकि एरिस्टोटल भी बिलीव इसी बात में करते थे कि हमारी सारी नॉलेज एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, ठीक है। लेकिन टबुला रासा का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था जॉन लॉक ने, ओके। जॉन लॉक क्या आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी कोई भी नॉलेज इन्नेट नहीं होती, बाय बर्थ हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होती है, हम पैदा होते हैं ब्लैंक स्लेट की तरह, ठीक है, ओके। अब इस ब्लैंक स्लेट पे आप कुछ भी लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। और अब अगर ये एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं और ये एक्सपीरियंस के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस की हेल्प से, हमारी सेंसरी एक्सपीरियंस की हेल्प से कुछ भी सीख सकते हैं, तो ये बताओ ये रैशनलिस्ट हैं कि एम्पेरिसिज्म के अंदर जाएंगे, इनका कॉन्सेप्ट ये अगर ये कह रहे हैं कि हम एज एन ब्लैंक स्लेट पैदा हुए हैं, मतलब टबुला रासा का कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही हैं, और ये कह रहे हैं कि हम इन्नेट कोई नॉलेज नहीं है हमें, एक्सपीरियंस की हेल्प से, हमारी सेंसरी एक्सपीरियंस की हेल्प से हम कुछ जितनी भी नॉलेज है सारी नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो ये रैशनलिस्ट हैं कि एम्पेरिसिज्म के अंदर जाएगा ये एम्पेरिसिज्म, ठीक है। तो जॉन लॉक थे हमारे एम्पेरिसिज्म के अंदर, ठीक है। ई से एक्सपीरियंस, ई से एम्पेरिसिज्म, ऐसे याद रख सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। तो रेने डेकार्ट्स और जॉन लॉक, ये दो की फिगर बीच में फिर आए। इनके साथ साथ और भी बहुत सारे फिलोसफर थे जिन्होंने अपनी अपनी फिलोसफी दी, जो कुछ लोग जॉन लॉक से एग्री करेंगे, कुछ रेने डेकार्ट्स से एग्री करेंगे, ठीक है। बट ये दो फिलोसफर और जो टबुला रासा का कॉन्सेप्ट है जो कि जॉन लॉक ने दिया था, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। क्या यहाँ तक हिस्ट्री आपको क्लियर हुई? ठीक है। किसी को कोई भी समस्या, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन, एम्पेरिसिज्म क्या है, रैशनलिज्म क्या है, माइंड बॉडी ड्यूलिज्म क्या है, मोनिज्म क्या है? और अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सारी की सारी डिबेट्स को। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एम्पेरिसिज्म, रैशनलिज्म, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है, जो अब तक सॉल्व नहीं कर पाए हम। और इसके अलावा हमने क्या बात करी है, हाँ, इन्नेट
इन्नेट नॉलेज का क्या मतलब है, इन्नेटिज्म का क्या मतलब है? और पीनियल ग्लैंड के थ्रू रिएक्ट करता है माइंड ऑन बॉडी अकॉर्डिंग टू रेने डेकार्ट्स। नाउ उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री के अंदर इवेंट हुआ वो ये था कि उससे पहले भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे विल्हेल्म वुंट के जो टीचर थे, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइकोलॉजी में। लेकिन विल्हेल्म वुंट ने 1879 में साइकोलॉजिकल लैब ओपन कर दी लिप्जिंग के अंदर, ठीक है, जर्मनी में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, मैं पहले भी 2-3 बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए डाल रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर आपको याद नहीं हुई ना, तो मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ना इससे पहले भी कुछ लैब ओपन हुई थी साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, लेकिन फर्स्ट लैब का दर्जा उनको नहीं मिला, क्योंकि जो एक्चुअली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए थे ना, वो विल्हेल्म वुंट ने ही स्टार्ट किए थे, ठीक है। और विल्हेल्म वुंट के साथ इनके स्टूडेंट थे टिचनर, ठीक है, ओके, और कुछ और स्टूडेंट भी थे इनके, उनके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिस्कस करते जाएंगे। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हैं इनके वो हैं एडवर्ड टिचनर, ठीक है। टिचनर ने जो स्कूल ओपन किया, स्कूल ऑफ थॉट, वो था स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। वो कुछ वैसा ही था जो कॉन्सेप्ट विल्हेल्म वुंट ने बताए थे, वैसे ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल के अंदर अप्लाई किए, ठीक है। बेसिकली क्या है कि विल्हेल्म वुंट ने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल नहीं दिया था, ठीक है, टिचनर ने दिया था, ओके। विल्हेल्म वुंट ने कल्चरल साइकोलॉजी दी है, ठीक है, फोल्कर साइकोलॉजी इसको बोलते हैं। कल्चरल साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, फोल्कर साइकोलॉजी स्पेसिफिकली इन्होंने कोई स्कूल नहीं दिया विल्हेल्म वुंट में, बट जनरली ये कहा जाता है कि विल्हेल्म वुंट, जनरली ऐसा परसीव किया जाता है, कहा नहीं जाता, परसीव किया जाता है, और स्टूडेंट्स के द्वारा मान लिया जाता है कि स्ट्रक्चरलिज्म विल्हेल्म वुंट ने दिया था। नहीं, टिचनर वाज द पर्सन जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ओपन किया था, ठीक है, और आपको यही याद रखना है, ओके। हो सकता है आपको एमसीक्यूज में मिल जाए विल्हेल्म वुंट, तो विल्हेल्म वुंट भी स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? इनके जो भी कॉन्सेप्ट थे ना, वो सारे के सारे यूज़ किए टिचनर ने, एडवर्ड टिचनर इनके स्टूडेंट थे, ओके, ठीक है। नाउ इन्होंने जो मेथड यूज़ किया वो था इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। ये वर्ड अगर आपको नहीं पता इंट्रोस्पेक्शन क्या है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए और इसके बारे में ढूंढिएगा आप, इंट्रोस्पेक्शन क्या है। जब हम स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे या विल्हेल्म वुंट के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि विल्हेल्म वुंट ने 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में पहली लैब ओपन कर ली थी, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इनके स्टूडेंट थे एडवर्ड टिचनर, इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल की शुरुआत करी, और ये जो विल्हेल्म वुंट के जो कॉन्सेप्ट थे उनको अमेरिका में भी लेकर गए, ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट स्कूल आया वो था हमारा फंक्शनलिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों 1896 के अंदर आए थे, ओके। लेकिन पहला जो स्कूल था वो हमारा, आई होप कि मैं गलत डेट याद नहीं है मेरे को, 1896 ही है, यस, ठीक है। 1896 में दोनों स्कूल ओपन हुए थे, लेकिन पहला स्कूल था स्ट्रक्चरलिज्म, दूसरा स्कूल था फंक्शनलिज्म, ठीक है। थर्ड जो स्कूल ओपन हुआ 1900 में, ठीक है, वो था साइकोएनालिसिस विद जो जिसके फादर हैं साइकोएनालिसिस के सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, साइकोएनालिसिस के फादर कौन है? सिगमंड फ्रॉइड, साइकोलॉजी के फादर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने भूल गया, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। फादर ऑफ साइकोलॉजी, सिंस इन्होंने पहली लैब ओपन करी और यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइकोलॉजी में, पहले ऐसे इंडिविजुअल थे, ठीक है, तो इनको फादर ऑफ एंड फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, विल्हेल्म वुंट। तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी और एंड हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, दोनों हमारे कौन है? विल्हेल्म वुंट, ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे विलियम जेम्स, फंक्शनलिज्म स्कूल को लेके, ठीक है। अब फंक्शनलिज्म स्कूल क्या बात करता है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल हमारा, जैसे हमने कल बात करी थी, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश कर रहा था ये, कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। विलियम जेम्स ने ये कहा फंक्शनलिज्म स्कूल में कि नहीं, हमें स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं पता करना, वी वांट टू नो द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस,
कि कॉन्शियसनेस हमें कैसे अडेप्ट करने में हेल्प कर रही है। जो इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है ना, इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि कैसे हमें सर्वाइव करने में एंड अडेप्ट करने में हेल्प कर रही है कॉन्शियसनेस, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल कि कैसे हेल्प कर रही है, और ये है फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये बात करते थे कि फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस हमें पता करना है। ठीक है, तो इन्होंने जो स्कूल दिया वो फंक्शनलिज्म था। ठीक है, विलियम जेम्स इज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। ओके, सेकेंड स्कूल था ये। फिर उसके बाद जो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट आया वो था साइकोएनालिसिस, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है अपने साइकोएनालिसिस स्कूल के अंदर। ठीक है, 1900 में। फिर हमारा 1912 के अंदर आया गेस्टेल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, मैक्स वर्दाइमर, जर्मन स्कूल था ये भी। ठीक है, हमारा ये स्ट्रक्चरलिज्म जर्मनी में बना था, और फिर दूसरा जर्मन स्कूल था वो था गेस्टेल्ट साइकोलॉजी। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि हम चीज़ों को एज एन होल परसीव करते हैं। ठीक है, परसेप्शन हमारा एज एन होल बनता है। ठीक है, तो जैसे ये ब्रेक डाउन कर रहे थे ना, कॉन्शियसनेस को ब्रेक डाउन कर रहे थे कि हम कॉन्शियसनेस को अलग अलग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस पता करेंगे ब्रेक डाउन करके। तो इन्होंने मना किया कि नहीं, हमें ब्रेक डाउन नहीं करना, एज एन होल हमें चीज़ें पढ़नी है। गेस्टेल्ट स्कूल आया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्कूल आया जो हमारा वो था बिहेवियरिज्म, जेबी वॉटसन के द्वारा। ठीक है, स्किनर एंड पेवलोव तो हैं यहाँ पे, लेकिन जो इसके फादर हैं बिहेवियरिज्म के वो हैं जेबी वॉटसन, 1913 के अंदर। ठीक है, और फिर हमारे ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी आई, फिर कोग्निटिव साइकोलॉजी आई उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ तक आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म, फिर फंक्शनलिज्म, उसके बाद साइकोएनालिसिस, देन गेस्टेल्ट साइकोलॉजी एंड देन बिहेवियरिज्म। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ उसके बाद कोग्निटिव रिवोल्यूशन। बिहेवियरिज्म बेसिकली ये बात कह रहा था कि जो मेंटल प्रोसेसेस हैं इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो बिहेवियरिज्म का मेन मोटिव ये क्या था कि हमें एक्सपेरिमेंटली साइकोलॉजी को पढ़ना है। ठीक है, वी वांट टू स्टडी द बिहेवियर। ओके, ठीक है, बट बिहेवियर इन्होंने कौन सा लिया? इन्होंने मेंटल प्रोसेसेस को बिहेवियर कंसिडर नहीं किया। इन्होंने क्या कहा कि ठीक है वो मेंटल प्रोसेसेस हैं, ओके, बट वी कैन नॉट ऑब्जर्व देम, हम उनको मेजर नहीं कर सकते, हमें एक्सपेरिमेंटली पढ़ना है, और ओनली एंड ओनली ऑब्जर्वेबल, जिसको हम डायरेक्टली मतलब कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कौन सा? ओवर्ट बिहेवियर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो इन्होंने कहा था साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड बिहेवियर हेयर इज ओवर्ट बिहेवियर। ओके, एंड दे ऑल्सो सेड कि फॉरगेट व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द हेड, मतलब हमारे मेंटल प्रोसेस को भूल जाओ। ठीक है, फिर धीरे धीरे कोग्निटिव जो साइंस की थ्योरीज, कोग्निटिव साइकोलॉजी की थ्योरीज अलग अलग टाइम पे आई हैं। ठीक है, आने लगी, तो धीरे धीरे पता चलने लगा कि बिहेवियरिज्म ठीक है एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को पढ़ाई कर रहा है, बता रहा है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि हमारे जो कोग्निटिव प्रोसेसेस हैं, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी सोचने का स्टाइल है, ठीक है, या फिर जितनी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज, कैसे हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं हमारी पर्सनैलिटी के अंदर या फिर साइकोलॉजी के अंदर। तो इट इज़ नॉट द ओवर्ट बिहेवियर, हमें कोवर्ट बिहेवियर को भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब कि कोवर्ट बिहेवियर कौन सा है जिसको हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, वही है ना। तो यहाँ पे अब हम कोवर्ट बिहेवियर नहीं कहेंगे, हम कोग्निटिव प्रोसेसेस कहेंगे या मेंटल प्रोसेसेस कहेंगे। ठीक है, सो बिहेवियरिज्म वाज ग्रेट फॉर ए वाइल, कुछ टाइम तक बिहेवियरिज्म ने काफ़ी राज किया है, ठीक है, साइकोलॉजी में, बट इट स्ट्रगल टू एक्सप्लेन complex thing like language और problem solving. So around the mid 20th century psychology had a revolution. तो इस revolution को हम बोलते हैं cognitive revolution. जब cognitive science के अंदर इतनी enough theories आ गई और हमें ये पता चल गया कि नहीं, cognitive science important role, मतलब cognitive जो process हैं वो important role play कर रही है और इनको पढ़ा जाना भी ज़रूरी है। ठीक है, influenced by the rise of computers, psychologists started thinking about the mind like information processor. Okay, cognitive psychology become new big thing, focusing on the perceiving, remembering things, solve problems and use language. ठीक है, तो जो हमारी cognitive psychology के जो एंटीसीडेंट या जो हिस्ट्री होगी वो कौन कौन होंगे? स्ट्रक्चरलिज्म होगा, ठीक है, फंक्शनलिज्म होगा, ये भी होंगे, लेकिन गेस्टेल्ट साइकोलॉजी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि गेस्टेल्ट साइकोलॉजी डायरेक्टली परसेप्शन के बारे में बात कर रही थी, ये कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, ओके, एंड परसेप्शन के बारे में बात कर रही थी गेस्टेल्ट साइकोलॉजी। तो इन तीनों स्कूल, ये तीनों स्कूल अब काइंड ऑफ खत्म हो चुके हैं।
ठीक है। अब जो हम स्टडी करते हैं वो कोग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, ठीक है। सिंस इनकी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस थी स्कूल की, या फिर जो जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए वो कोग्निटिव साइकोलॉजी ने मतलब उन्होंने उन स्कूल को इंटीग्रेट कर लिया कोग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर। क्लियर? मतलब ये इंटीग्रेट हो चुके हैं स्कूल कोग्निटिव साइकोलॉजी में। बताइए यहाँ पे जो हमारे मेमोरी के मॉडल हैं, जीन पियाजे की जो थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आएगी, ठीक है। एंड लैंग्वेज की जो थ्योरी है हमारी, तो इस रेवोल्यूशन को हम बोलते हैं कोग्निटिव रेवोल्यूशन। किसको क्रिटिसाइज करते हैं कोग्निटिव रेवोल्यूशन? बिहेवियरिज्म को। क्योंकि बिहेवियरिज्म स्कूल के अंदर डायरेक्टली ये कहा गया कि हमें मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ना जरूरी नहीं है, और कोग्निटिव रेवोल्यूशन यही बात करती है कि मेंटल प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, तो इनको इग्नोर करना मूर्खता होगी और कंप्लीट पिक्चर नहीं समझ पाओगे आप विदाउट कोग्निटिव साइकोलॉजी, मतलब विदाउट कोग्निटिव प्रोसेसेस आप कंप्लीट पिक्चर नहीं समझ पाओगे, ह्यूमन बिहेवियर को आप नहीं समझ पाओगे। ओके ठीक है। नाउ आज के टाइम पे साइकोलॉजी, उसके बाद देर आर डिफरेंट स्कूल्स या डिफरेंट थॉट एमर्ज हुए, जैसे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, एंड हमारी इसके अलावा न्यूरो साइकोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, ठीक है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी आई, ठीक है, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव आया, फिर बायो साइकोलॉजी, ठीक है, एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी। देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो आज के टाइम पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। ओके धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर? नाउ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो बताइए। कुछ भी अगर आपको समझ में ना हो, कोई भी वर्ड आपको समझ में ना आया हो, कुछ भी जो मैं आप चाह रहे हो कि मैं रिपीट करूं या बताऊं आपको। क्वेश्चंस करें हम? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the historical relationship between the three Greek philosophers Socrates, Plato and Aristotle is correct? और सभी माइक ऑन करके अपना आंसर देंगे। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? प्लेटो वॉज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। क्या ये बात हमने ऐसे ही पढ़ाई करी है? क्या ये बात वैसे ही है जैसे हमने पढ़ा है? मैच द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो। मैं इसको किसके साथ मैच करूं? ओके ऑप्शन ए। ठीक है। एरिस्टोटल को हम किसके साथ मैच कर सकते हैं? ऑप्शन ए आंसर आया है हमारे पास, ऑप्शन ए। लेट्स चेक एरिस्टोटल क्या बात करता है। ऑल नॉलेज इज गेन्ड। यस वेरी गुड। हिपोक्रेट्स एक और फिलोसफर थे, ठीक है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, ठीक है। एंड सोक्रेट्स क्या बात करते हैं? सोक्रेटिक मेथड के बारे में बात करेंगे, अपने खुद के मेथड इन्होंने दिया है, ठीक है, अपने बारे में नो दाई सेल्फ के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। तो फोर्थ का हमारा थर्ड हो जाएगा। नाउ मैच द फॉलोइंग। विच स्कूल विल गो विद विच फिलोसफी? स्ट्रक्चरलिज्म क्या बात करता है? द स्टडी ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। फंक्शनलिज्म क्या कहेगा? द माइंड पर्पज इज टू अडेप्ट द ऑर्गन। अब यहाँ पे माइंड का मतलब कॉन्शियसनेस ही है, ठीक है। बिहेवियरिज्म, साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल एक्शंस नॉट मेंटल प्रोसेसेस, यही बात कहेगा।
कौन सा रह गया हमारा, सॉरी मैंने गेस्टल साइकोलॉजी पे लगा दिया। गेस्टल साइकोलॉजी, होल इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ इट्स पार्ट, ठीक है, ओके। अब बताइए हु इज द फादर ऑफ विच स्कूल? विल्हेल्म वुंट किसके साथ जाएंगे? Option B. ऑप्शन बी, अच्छा ऑप्शन बी बता रहे हो आप। अरे विल्हेल्म वुंट बताओ ना। Just religion and faith. Just question. ठीक है, विलियम जेम्स, Conclusion and state. First question. सिगमंड फ्रॉइड, Unconscious mind and psychology. बी एफ स्किनर हमारे ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड बिहेवियरिज्म के साथ।